हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में जो कि बेस्ड है आपके मिक्स ग्रामर क्वेश्चन से, आज हम देखेंगे इसके सेट नंबर 4 को। चलिए, आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सी वुड कम टू द पार्टी इफ सी ब्लैंक इनवाइटेड। ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं, कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं और फिर दूसरे तरफ दूसरे क्लॉज में हम क्या करते हैं, पॉसिबल रिजल्ट की बात करते हैं। अगर बात किया जाए कंडीशनल सेंटेंस की, तो कंडीशनल सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीरो कंडीशनल, दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा होता है सेकेंड कंडीशनल और चौथा होता है थर्ड कंडीशनल। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, सी वुड कम। वुड कम, ये देखेंगे यहां पे आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा, वुड प्लस V1। जैसे ही आपको दिखा, अगर ये रिजल्ट की बात करें तो यहां पे पहले रिजल्ट है और बाद में आपका कंडीशन शो कर रहा है। जैसे ही आप देखेंगे वुड प्लस V1, हम सबको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं बेयर इंफिनिटिव के रूप में, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा पास्ट इंडिफिनिट का टेंस हो जाएगा, अर्थात यहां पे हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख रहा है। ये आपका फिफ्थ है, खत्म हो गया। ये आपका सेकेंड है, ये सेकेंड है और ये हैड बीन, अर्थात ये परफेक्ट का है, ये खत्म हो गया हमारा। अब देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है सी, ये अपने साथ क्या लेता है, वॉज लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पे हम अगर बात करें जीरो कंडीशनल की, तो जीरो कंडीशनल में कंडीशन और रिजल्ट दोनों क्या दर्शाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि वहां पे आप ऐसे कंडीशन की बात करते हो जो नेचुरल है, जो फिक्स्ड है। जैसे मैंने बात किया, इफ यू हीट वाटर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। देखेंगे आप जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो बॉयल होना शुरू होता है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया को व्यक्त करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई प्रीफर क्रिकेट डैश फुटबॉल। हमने कई सेशंस देखा है, उसमें हमने सीखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे होते हैं जैसे प्रीफर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर। ये अपने साथ क्या लेते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन टू लेते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। यहां पे देखेंगे हमारा दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। कहता है कि सिचुएशन 1 के कंप्लीट होने के बाद सेकंड क्या होता है, इनिशिएट होता है या शुरू होता है। इस स्थिति में हम देखेंगे बिफोर का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होता है कि बिफोर से पहले वाला जो हमारा जो क्लॉज होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और बाद वाला जो है हमारा, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट मतलब ट्रेन जा चुकी थी, जब तक हम स्टेशन पहुंचते हैं हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब फर्स्ट जो एक्शन था 100% कंप्लीट हो गया था, तब कोई दूसरा एक्शन शुरू हुआ। क्लियर है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहता है वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड या लेफ्ट। अब देखेंगे अगर आफ्टर लगा देते बिफोर के जगह पे, तो पूरे क्लॉज को आपको करना पड़ता, क्या, स्विच करना पड़ता। ये यहां आ जाता और इधर वाला हमारा इधर आ जाता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। यहां पे आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और हम सब जानते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। वहीं पे हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात देखेंगे यहां ऑप्शन में हमारा क्या है, फॉर सी नंबर में है, अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों, देखेंगे 5 years जो है ना, ये पीरियड को शो कर रहा है, 1 2 3 4 5। जैसे ही हम एक पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, एक पीरियड की बात करते हैं, चाहे वो टाइम हो, डेज हो, मंथ हो, ईयर हो, वहां पे हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। कहते हैं नीदर का प्रयोग हम करते हैं जब आपके सामने किसी भी चीज की संख्या है 2 है, ठीक है ना, और आप उन दोनों की सेपरेटली बात करते हो, लेकिन दोनों में से किसी भी एक का चुनाव आप इंडिविजुअली नहीं करते हो। इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम नीदर का प्रयोग करते हैं। और नीदर भले 2 संख्या के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन एक एक कर बात करता है, इसलिए क्या होता है, सिंगुलर होता है, अर्थात इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखेंगे ये वर्ब हमारा
आर हमारा, वर हमारा क्या है, प्लूरल है। अब आपका ऑप्शन नंबर ए जो बच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भले आंसर्स आपने दो दिए, आपने एक आंसर लिखा फिर दूसरा लिखा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक जो आंसर है करेक्ट नहीं है। वैसे भी हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो हमारा नाउन होता है, उस प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई सॉ हिम डैश द स्ट्रीट, मैंने उसे देखा स्ट्रीट पे, देखा क्या करते हुए, स्ट्रीट को क्रॉस करते हुए। अब देखते हैं, ये हमारा वर्ब है सॉ, और सी के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इसके साथ किस तरह के वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे, ठीक है ना, बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात इसके पहले टू नहीं लगता है, ठीक है ना। और दूसरी स्थिति है कि इसके आगे हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये हमारा जिरंड फॉर्म होता है, जिसे हम वर्बल नाउन के रूप में भी जानते हैं इन दोनों को, ठीक है ना। अब देखेंगे ये हमारा वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म हो सकता है, हमें तो आवश्यकता नहीं है दूसरा या तीसरा की। वर्ब का चौथा हमारा यहां दिख रहा है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बट इसके साथ टू लगा हुआ है, लेकिन सी के साथ 2+V1 तो लगता नहीं, ये भी आपका खत्म हो गया। क्रॉसेस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डिनाइड डैश द मनी। फिर वही कॉन्सेप्ट यहां भी लागू होता है। देयर आर सर्टेन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, जिनके बाद हम क्या करते हैं, एक खास प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक वर्ड हमारा है स्टॉप, स्टॉप हो गया हमारा, कीप हो गया हमारा, ठीक है ना, इंजॉय हो गया हमारा। ये देयर आर सर्टेन वर्ब्स, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से आप देखेंगे डिनाई हो गया आपका, इन सब के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। देखिए सेंटेंस में जब एक वर्ब हमारा आ गया है तो दूसरा वर्ब तो वो काम नहीं करेगा जो हमारा ये काम कर रहा है। मेन वर्ब तो हमारा ये हो गया, दूसरा वर्ब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट एक है तो उसके साथ एक ही वर्ब की आवश्यकता होगी। अर्थात ये जो होता है ना, ये नाउन का काम करता है, जिसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। मतलब है ये वर्ब लेकिन काम कर रहा है नाउन के रूप में, वर्बल नाउन। क्लियर है? जिसे हम जिरंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही हैज डैश फ्रेंड्स इन द सिटी, कहता है उसके पास दोस्त हैं, शहर में दोस्त हैं। अब देखेंगे लिटिल का प्रयोग तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ये तो आपका खत्म हो गया। अब फ्यू, अ फ्यू और दी फ्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फ्यू जो होता है हमारा, ये निगेटिव होता है, ये ऐसी संख्या का बोध कराता है जो नेग्लिजिबल हो। क्या हो? नेग्लिजिबल हो, अर्थात एक ऐसी संख्या जो 9 के बराबर हो। और वहीं पे क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है हमारा अ फ्यू, और ये स्मॉल अमाउंट या स्मॉल नंबर की बात करता है। सॉरी, ये नंबर की बात करेगा। क्लियर है? ये स्मॉल नंबर की बात करेगा। वहीं द फ्यू भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन ये रेस्ट की बात करता है, जो बाकी बचे हुए हैं। जैसे मैंने बात किया कि मेरे 5 दोस्त जो बचे हुए थे ना, उनकी भी जॉब लग गई। गौर से सुनिएगा इस चीज को, मेरे जो बाकी बचे कुछ दोस्त थे उनकी भी जॉब लग गई। अर्थात ये बाकी बचे हुए संख्या की बात करता है। यहाँ पे कोई ऐसा मीनिंग नहीं दे रहा है जिससे ये आपको दर्शाना हो कि कोई बाकी बचा हुआ है, नहीं तो ये खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि फ्यू होगा या अ फ्यू होगा। इस केस में यहां पे इस सेंटेंस में इन दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको यह दिखाना हो कि मेरे शहर में बहुत कम दोस्त हैं, मतलब नहीं के बराबर हैं। अगर गांव से आप बिलोंग कर रहे हैं और आप जाकर के शहर में बस रहे हैं या वहां पे जॉब लगी है, आप वहां रहना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरह के स्ट्रगल सामने आते हैं कि आपके कोई दोस्त नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं कि आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, वेरी लगा करके आप क्या कर देते हैं, उसको और इंटेंसिफाई कर देते हैं। और वहीं पे अगर ए फ्यू लगाते हैं, जैसे सी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, इसका मतलब है कि बहुत कम संख्या में उसके दोस्त हैं। क्लियर है? तो आप इन दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है इट इज हाई टाइम वी डैश होम, कहता है याद रखेंगे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह के जो हमारे एक्सप्रेशन से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, तो हमारा जो वर्ब होता है ना, वो सेकेंड फॉर्म का प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। और गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
हैड गॉन हमारा ये क्या है, हमारा सेकेंड फॉर्म है, बट ये फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस का। और हमने बात किया कि पास्ट इंडेफिनिट में इसे हम फ्रेम करते हैं, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। वैसे भी अकेले नहीं प्रयुक्त होगा, इसके पहले किसी ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज वन ऑफ द बॉयज हु डैश ऑलवेज लेट। अब यहां कॉन्सेप्ट आपको समझना है, पूरे सेंटेंस को देखेंगे। हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, इसे आप ऋषभ पंत मत समझिएगा, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो आने वाला हमारा वर्ब होगा वह क्या निर्भर करेगा, किस चीज पर, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो हमारा जो उसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, जो हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर नहीं होता, उसका नंबर निर्भर करता है उसके ठीक पहले प्रयुक्त होने वाले उसके एंटीसीडेंट पर, अर्थात ये क्या हमारा प्लूरल है, इसलिए हमारा ये जो ऋषभ पंत है रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब इसमें से चयन करेंगे कि कौन सा हमारा प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये भी हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो कहता है The house along with its contents dash sold। अब यहां पे देखेंगे यदि दो सब्जेक्ट हमारे कनेक्टेड हो किससे, विथ से, टुगेदर विथ से, along with से, besides से, in addition to से, as well as से, तो क्या होता है, हमारा रियल सब्जेक्ट होता है इनसे पहले प्रयुक्त होने वाला नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, अर्थात रियल सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द हाउस। अब कहता है कि द हाउस को बेचा गया या बेचा जाता है या बेचा गया जो भी है, कहता है इसमें जो भी चीजें थी साथ साथ उनको भी बेची गई। तो आप मूल रूप से क्या बताना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो कि घर बेची गई है, ठीक है ना, तो उसके साथ जो भी है ये तो आपने एडिशनल इसमें डाल दिया उसे, अर्थात हमारा क्या, हाउस क्या है, सिंगुलर है, वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है, हैव जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये भी प्लूरल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड करूंगा, डैश आई एम फ्री, कहता है इफ अनलेस ऑल्दो एज। अब देखेंगे ऑल्दो का प्रयोग करते हैं जब दो आपके सामने क्लॉजेस हो और उनमें क्या आपको दिखाना हो, कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो, उन दोनों के बीच में क्या दिखाना हो, विरोधाभास को प्रस्तुत करना हो, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे कि कुछ ऐसी बात कही नहीं जा रही है। इफ का प्रयोग करते हैं आप कंडीशन दर्शाने के लिए, कहते हैं कि आई विल अटेंड द मीटिंग इफ आई एम फ्री, कहता है कि मैं मीटिंग को अटेंड करूंगा जब मैं क्या रहूंगा, फ्री रहूंगा, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अनलेस की हम बात करें तो अनलेस जो होता है वो क्या होता है, इफ और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? अब देखेंगे अगर हम यहां पे लगाते हैं अनलेस, तो अनलेस क्या है, आई विल अटेंड द मीटिंग अनलेस आई एम फ्री। आपको लग रहा है क्या ये मीनिंगफुल है, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा यदि मैं फ्री नहीं हूं, अगर मैं फ्री नहीं हूं तो अटेंड कैसे करूंगा, ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आने लगे, अर्थात ये भी खत्म हो गया। ये भी एज का हम प्रयोग करते हैं कारण बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, अर्थात इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है लेट हिम डैश व्हाट ही वांट्स, कहता है लेट हिम। अब यहां देखेंगे लेट से शुरू होने वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ये तो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस का। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा आने वाला जो वर्ब होता है ना वो वर्ब के बेस फॉर्म में होता है, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होता है विदाउट टू, याद रखना है आपको। ये आपका वर्ब का चौथा रूप है, ये बेस फॉर्म तो है लेकिन इसके साथ हमने टू देखा, अर्थात ये भी खत्म। डज वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसको चाहिए क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कहता है ही सेड दैट ही डैश द बुक, कहता है ही सेड। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है पास्ट का है, और जैसे ही एक बार हमारा सेंटेंस पास्ट में फ्रेम हो जाता है तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चलता है। अब देखिए पास्ट में चलता है तो रीड्स तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, कोई ये ऐसी स्थिति नहीं है या कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो परमानेंट एक जैसा रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में, अर्थात इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब देखेंगे रीडिंग अगर आप लगाते हैं तो इसके साथ ऑक्सिलियरी वर्ब की आवश्यकता होती है, जो है नहीं, तो दो ऑप्शन तो आप कैसे छट गए। अब देखेंगे रीड और हैड रेड में से क्या आएगा। अब देखेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप यहां पे रीड देते हो ये रेड हो जाएगा एक्चुअली। अगर आप इसके डायरेक्ट नरेशन की बात करो तो ऐसा हो सकता है आई रीड द बुक,
तो आई रीड द बुक करते हो, मैं किताब पढ़ता हूं। इन दैट केस क्या करते हो आप, ए का प्रयोग करते हो इन जनरल की, आप बताते हो कि मैं एक किताब पढ़ता हूं, कोई किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड अ बुक ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहां स्पेसिफिक किया गया है इसे द लगाकर, तो आप क्या करेंगे, आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड द बुक, ये ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। क्लियर है ना। इन दैट केस क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट होने के कारण हैव को क्या कर देंगे, हैड में लगा देंगे, और फर्स्ट पर्सन जो हमारा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, जिसे हम ही के रूप में लिख देंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, ही हैड रेड द बुक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नो वन इन द टीम डैश विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता है इस टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चीज की जिम्मेदारी लेने की इच्छा रखता है। ठीक है ना। अब देखेंगे नो वन, ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है, नो वन, वन हमारा सिंगुलर होता है। आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, हैज हमारा सिंगुलर है। बट यहां पे देखेंगे कि हैज या हैव जो होता है हमारा, या हैड होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां क्या है, वर्ब का चौथा रूप, अर्थात ये भी खत्म हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर ये सेशन आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द मैन डैश वॉलेट वॉज स्टोलन इज माई अंकल, कहता है वह आदमी जिसका क्या हो गया, वॉलेट चोरी हो गया था, वह मेरे कौन है, अंकल हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता होगी। पहली बात, व्हिच का प्रयोग हम करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, और अगर हम व्हिच लगाते तो इधर देखेंगे इसके ठीक पीछे जो इसका एंटीसीडेंट है वो क्या है, पर्सन है, लिविंग बीइंग है, अर्थात ये खत्म। हुज तो यहां होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हुज जो है यहाँ पे हु इज का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, अर्थात हु इज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अगर हु इज लगाते हो तो देखो एक और यहाँ पे वर्ब है हमारा, ठीक है ना, और एक वर्ब यहाँ है दो, और एक ये वर्ब तीन, और सब्जेक्ट हमारा एक, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा या ये। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से ज्यादा वर्ब हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। हुज, हुम का प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे देखिए किसी के वॉलेट की चोरी की जा रही है, ठीक है ना, तो वॉलेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिलेशन बताने के लिए क्या होगा, पोजीशन बताने के लिए हुज का प्रयोग होगा, अर्थात वह आदमी जिनका क्या हो गया, वॉलेट चुराया गया, जिनका मतलब हुज वॉलेट, ठीक है ना, वो मेरे अंकल हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी सिंग्स डैश देन हर सिस्टर, यहां पे दो बहनों के बीच के सिंगिंग को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें दिखाया जा रहा है कि यह जो है अपनी बहन से ज्यादा बेहतरीन गाती है। अब जो दो है और जब दो के बीच इस तरह का कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ब्यूटीफुली जो है हमारा उसका डायरेक्ट ब्यूटीफुलर नहीं बनता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके पहले एक वर्ड जोड़ देते हैं मोर, जो खुद क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है, अर्थात क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल्ली, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है हैड ही कम अर्लियर ही डैश द बस, कहता है यहाँ पे सपोजिशनल सेंटेंस बताया जा रहा है कि यदि वह थोड़ा सवेर आया होता ना तो क्या करता, वो बस को पकड़ सकता था, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको जोड़ेंगे आप किससे, इसको जोड़ेंगे आप कंडीशनल सेंटेंस से। अब देखेंगे कंडीशनल में कंडीशन एक तरफ होता है और एक तरफ होता है हमारा रिजल्ट, इन दोनों को अभी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। कंडीशन में क्या करता है, अगर कंडीशन हमारा ऐसा हो जो फिक्स्ड है, जिसका रिजल्ट फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज इट, जब उसके रिजल्ट को आप चेंज नहीं करते हैं तो उस स्थिति में दोनों ही क्लॉज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है। अब कहता है कि कोई ऐसा कंडीशन है जिसका पॉसिबल आउटकम जो है ना, रिजल्ट जो है पॉसिबल है बट नॉट गारंटीड, उस स्थिति में क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और हमारा रिजल्ट जो होता है वहां पे विल प्लस या विल या शैल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल में हम क्या करते हैं, एक ऐसे प्रेजेंट की सिचुएशन की बात की जाती है जो संभव नहीं है बिकॉज टाइम बदल चुका है। आप वहां पे हाइपोथेसिस दिखा रहे हो कि अगर ऐसा होता तो कुछ सिचुएशन ऐसा होता, उस स्थिति में क्या होता है, कंडीशनल क्लॉज में हम सेकंड वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं और यहां पे हमारा वुड हो जाता है पास्ट फॉर्म विल का, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और थर्ड कंडीशनल जो होता है वहां पे क्या करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, वुड प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का, और यहां हो जाता है वुड प्लस हैव प्लस V3,
अब देखेंगे यही हेड प्लस V3, हेड के बाद हम यहां देख रहे हैं V3 है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां पे इस स्ट्रक्चर का चुनाव करेंगे, अर्थात वुड प्लस है प्लस V3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डैश द लेसन ट्वाइस। कहता है टीचर ने क्या किया, बच्चों से रिवाइज करवाया। मतलब क्या है, मेड जो है ना यहाँ पे हमारा कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब है क्या, जो आपको कोई एक कॉज उत्पन्न करता है किसी चीज को फुलफिल करने के लिए या करने के लिए। जैसे नहीं, मैंने बोला मैंने उसे हंसाया, मतलब उसने स्वतः नहीं हंसा बल्कि उसको हंसाया गया, किसी कारण के द्वारा वो हंसा, एक ऐसी कारण उत्पन्न की गई जिसके कारण वो हंसा। क्लियर है? अब देखेंगे जो पॉजिटिव वर्ब्स हमारे होते हैं ना, पॉजिटिव वर्ब्स, अगर इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाता है, ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है, ध्यान देंगे, तो इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं विदाउट टू। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, अर्थात यहाँ V1 आ जाएगा विदाउट टू। अब देखेंगे यहाँ टू है, यहाँ रिपीटिंग वर्ब का चौथा रूप है, यहाँ सेकेंड या थर्ड फॉर्म हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। इसी सेंटेंस को अगर मैं पेसिव में कंस्ट्रक्ट करता, क्या हो जाता, दी स्टूडेंट्स वर मेड, वर मेड, अगर हम ऐसे लिखते वर मेड, तब इस स्थिति में आप क्या करते हैं, यहां पे 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी प्रकार की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। आई होप कि आपको ये बहुत ही मजेदार लगा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज द मोर ही स्टडीज डैश ही लर्न्स। अब कहिए यहां पे जब हम देखेंगे द मोर, ठीक है ना, ये हमारा एक ऐसा सेंटेंस का पैटर्न है जहां पे हम क्या करते हैं, दो के बीच पैरेलल कंपैरिजन को दर्शाते हैं कि एक चीज के साथ दूसरा पैरेलल चल रहा है, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग दोनों क्लॉज में किया जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का है, मोर तो है कंपैरेटिव डिग्री का, लेकिन इसके पीछे क्या मिसिंग है, द मिसिंग, अर्थात ये भी खत्म हो गया। अब यहां देखेंगे द मोर, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द, अर्थात क्या हो जाएगा, द मोर ही स्टडीज द मोर ही लर्न्स, वह जितना पढ़ाई करता है वह उतना ही सीखता है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा है। अगर ऐसा है तो हमारा उत्साहवर्धन कीजिए अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब से। एंड वंस अगेन thank you so much for being with me, and till the time we meet next, happy learning and keep evolving. Thank you so much.